नमस्कार विद्यार्थियों। आइए फिर आगे बढ़ते हैं पिछली कक्षा से, जहाँ मैंने आपको आपके प्रथम प्रश्न पत्र यानी आपके एमए फाइनल हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास 1757 टू 1857, तो उसमें पूछे जाने वाले खंड ए के कुछ लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में, जिसका जवाब आपको 30 वर्ड्स के अंदर देना है, 30 शब्द के अंदर। शब्द सीमा है 30 शब्द। उसके बारे में चर्चा की थी। कुछ प्रश्न और मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला की हत्या किस प्रकार से हुई। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो कि अपने नाना अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना, उसने 23 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई लड़ी। उसे इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि उसका सेनापति मीर जाफर ऑलरेडी उसे बेच चुका है, उसके साथ धोखा कर चुका है, क्योंकि क्लाइव ने मीर जाफर को यह कहा था कि यदि वह सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दे तो वह उसे बंगाल का नवाब बनाएगा। विद्यार्थियों, भारत का इतिहास ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण गद्दारी की दास्तानों से भरा हुआ है। बाकी यदि हम सामरिक ताकत की बात करें तो नवाब सिराजुद्दौला की ताकत के सामने ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर कुछ भी नहीं था, लेकिन सिराज को हारना पड़ा अपने सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के कारण। तो क्वेश्चन आपसे विद्यार्थियों ये पूछा जा सकता है कि मीर जाफर की गद्दारी के बाद जब सिराजुद्दौला हार गया तो उसके साथ क्या हुआ। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उसके बाद सिराजुद्दौला वहां से मुर्शिदाबाद की तरफ आया, और वही दूसरी तरफ मैदान जंग में क्लाइव ने मीर जाफर को बधाई दी नवाब बनने की। और बाद में हम ये देखते हैं कि सिराजुद्दौला को कैद कर दिया गया और मीर जाफर के बेटे मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। तो आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सिराजुद्दौला की मृत्यु किस प्रकार से हुई, तो आपको ये बताना कि ये इस प्रकार की चीज थी। सिस्टमेटिक तरीके से आप और जवाब देना चाहे तो इसमें ये लिख सकते हैं कि अंग्रेजों के कहने पर मीर जाफर के बेटे मीरन ने मोहम्मद बेग के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करा दी, और बाद में सिराजुद्दौला का कटा हुआ सर हाथी पर रखकर मुर्शिदाबाद की गलियों में घुमाया गया। मुर्शिदाबाद बंगाल के नवाबों की राजधानी हुआ करती थी मीर कासिम तक, लेकिन बाद में मीर कासिम ने अंग्रेजी हस्तक्षेप से बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की रोजाना की समस्या से मुक्ति पाने के लिए मुर्शिदाबाद की जगह मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुंगेर ट्रांसफर कर दिया। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ। विद्यार्थियों, बक्सर और प्लासी यह भारतीय इतिहास के वो दो अध्याय, वो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसके द्वारा हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के ऊपर शिकंजा पूरी तरीके से कस गया। मैंने इससे पहले आपको बताया कि जहां 1757 की प्लासी की लड़ाई अंग्रेजी कूटनीतिज्ञता की लड़ाई थी, अंग्रेजी अनुशासन की जीत थी,
अंग्रेजी डिप्लोमेसी की जीत थी। वही दूसरी तरफ बक्सर ब्रिटिश सैन्य कौशल की जीत थी। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला एक ऐसी संयुक्त फौज से हो रहा है जिसको लीड कर रहा था मीर जाफर, अवध का नवाब, जो नवाब वजीर भी कहलाता था, क्योंकि अवध के नवाब अपने आप को मुगल सम्राट का वजीर मानते थे। शुजाउद्दौला और स्वयं निर्वासित मुगल सम्राट शाह आलम, ये तीनों मिलकर उस बड़ी फौज को लीड कर रहे थे, जो ब्रिटिश फौज की तुलना में डबल से भी ज्यादा थी। और ब्रिटिश फौज को, ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज को बक्सर की लड़ाई में लीड कर रहा था कंपनी का सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो। तो मेजर हेक्टर मुनरो की छोटी सी फौज ने, छोटी सी लेकिन अनुशासित फौज ने, डिसिप्लिन्ड फौज ने और सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेंड फौज ने अपने से काफी बड़ी फौज को हराया। और इस लड़ाई के साथ ही, बक्सर की लड़ाई के साथ ही, विद्यार्थियों पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की वीरता की, सैन्य कुशलता की और शौर्य की छाप चारों तरफ फैल गई। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब और किन के बीच हुआ? मैं आपको विद्यार्थियों इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप 30 शब्दों में भी इसका जवाब दे सके। आपसे इससे बड़े लघुतरात्मक पूछा जाए तो भी आप इसका जवाब देने में समर्थ हो सके और निबंधात्मक भी जवाब दे सके। क्योंकि बक्सर का युद्ध एक ऐसी चीज है जो तीनों ही टाइप की कैटेगरी में, ए, बी और सी, आपके तीनों खंडों में से कैसे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध कब और किन के बीच हुआ। तो आप सीधा सा जवाब लिखिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब, बंगाल के निर्वासित नवाब मीर कासिम, निर्वासित मुगल सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया। आपका जवाब इस तरीके से होना चाहिए 30 वर्ड्स के अंदर। इलाहाबाद की संधि में क्या तय हुआ? अगला क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि व्हाट वाज डिसाइडेड इन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? 1764 की बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम हारा और जान बचाकर भाग गया। इसके बाद मीर कासिम कहाँ गया, इसके इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती। बक्सर की लड़ाई ने हिंदुस्तान में ब्रिटिश प्रभाव, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को काफी बढ़ा दिया। खुद मुगल सम्राट अब कंपनी के दाया पर था और अवध कंपनी के चरणों में लेटा हुआ था। तो 1765 की जो संधि थी, उस संधि के बारे में क्या तय हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इलाहाबाद की संधि थी 1765 की, जिसके द्वारा ये तय हुआ कि कंपनी मुगल सम्राट को 56 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देगी, लेकिन इसके बदले में मुगल सम्राट बंगाल के रेवेन्यू राइट्स वो कंपनी को देगा। तो आपसे इलाहाबाद की संधि के बारे में पूछा जाता है। तो कई चीजें इस टाइप की पूछी जा रही है आपसे, जैसे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जुड़े हुए कई क्वेश्चन, जैसे कि क्लाइव ने 1765 के बाद बंगाल में जो द्वैध शासन कायम किया, वो कब से कब तक चला और किसने इसे समाप्त किया? तो कब से कब तक चला, तो आपको 7 ईयर का उल्लेख करना है, 1765 से 1772। और
बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना, तो 1772 में। इसी प्रकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जिस प्रकार से कंपनी ने नियंत्रण कायम किया, उसी प्रकार से आपका एक टॉपिक और है कि मैसूर के साथ कंपनी के क्या रिलेशन थे, क्या संबंध थे हैदर अली और टीपू के साथ। तो आपको मोटे तौर पे मैं बताऊं कि कंपनी ने मैसूर के साथ कुल मिलाकर 4 युद्ध लड़े, जो इतिहास में एंग्लो मैसूर बैट एंग्लो मैसूर बैटल के नाम से जाना जाता है। पहला युद्ध 1767 टू 1769, 2 साल तक ये युद्ध हैदर अली के पक्ष में रहा, और इसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी की साख मिट्टी में मिल गई। दूसरा युद्ध हम देखते हैं 1780 से 1784 तक। प्रथम युद्ध में हारने के बाद कंपनी ने संधि कर ली थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए संधि का मतलब शांति नहीं था, बल्कि अगले युद्ध की तैयारी के लिए उनको समय चाहिए था, टाइम। उनका ये मानना था कि अगर हम कमजोर पड़ रहे तो हम तैयार होने के लिए पीछे हट जाए वापस, क्योंकि अंग्रेज लड़ने की कला भी जानते थे और जीतने की कला, दोनों ही। दुर्भाग्य यह है कि हमारे इनसे पूर्ववर्ती राजाओं ने जीतने की कला पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जबकि फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट ये कहता है कि अगर आप कमजोर पड़ रहे तो आप 2 कदम पीछे हट जाइए, तैयार होकर फिर आइए। तो ये कला अंग्रेज जानते थे। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर बैटल में वो हारे, तो उन्होंने तैयारी का समय लिया। शक्तिशाली होने के बाद उन्होंने फिर हैदर अली को चुनौती दी। 1780 से लेके 84 तक, 1780 से लेके 1784 तक सेकंड एंग्लो मैसूर बैटल लड़ा गया। 1782 में युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई, और उसके बाद में युद्ध की बागडोर टीपू ने संभाली। 1784 में दोनों पक्षों के बीच में संधि हो गई, और दोनों ने एक दूसरे के इलाके, जीते हुए इलाके लौटा दिए। ये दूसरा युद्ध था। तीसरा युद्ध 1790 के आसपास हो रहा है, 90 to 92 के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान परास्त हुआ और उसको अपना आधा राज्य देना पड़ा अंग्रेजों को, और अपने बेटों को गिरवी रखना पड़ा हर जाने के बदले में। और 1799 में फाइनली अंग्रेजों ने चौथा एंग्लो मैसूर बैटल लड़ा, और टीपू सुल्तान बड़ी बहादुरी से, वीरतापूर्वक मारा गया। तो एक पूरा का पूरा आपका चैप्टर है एंग्लो मैसूर संबंधों के बारे में। तो इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे हैदर अली का जन्म कब और कहाँ हुआ। आपको 30 शब्द में इसका उत्तर तैयार रखना है, 30 वर्ड्स के अंदर। हैदर अली के मुख्यमंत्री कौन थे, एडवाइजर, मिनिस्टर्स, इनके बारे में आपको बताना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद कौन कौन सी बातें तय हुई, मैंगलोर संधि की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी थी, श्रीरंगापट्टम की संधि के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे, टीपू अंग्रेजों से क्यों परास्त हुआ। इन तमाम बातों के बारे में आपसे जुड़े हुए छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनका जवाब तैयार रखना है। तो ये कुछ बातें मैंने अभी आपसे और की।
मेरा मकसद ये है कि आप क्वेश्चंस की प्रकृति को समझिए, पेपर के नेचर को समझिए और एक थीम को तैयार कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आप में ये कला अपने आप डेवलप हो जानी चाहिए प्रैक्टिस के बाद, कि हम किसी आंसर को किस प्रकार से अति लघुतरात्मक पैटर्न में उसका जवाब दे सके, लघुतरात्मक में दे सके और निबंधात्मक में दे सके। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ बातें मैं आपको समझाता रहूं, बाकी फाइनली मेहनत आपको करनी है। और सबसे बड़ी बात है, अगेन अभी भी टाइम है, अभी भी आपको करीबन 20-25 दिन मिल सकते हैं। आज 17 मार्च है और करीबन करीबन 20-25 दिन लगभग लगभग आपको मिल जाएंगे तैयारी के लिए। लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा कि अगर पहले आपकी तैयारी हुई है तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं है। नियमित तौर पे इन क्लासों से जुड़ते रहिए, नो डाउट कुछ ना कुछ फायदा तो आपको मिलेगा ही। फिर हम बात करेंगे बाद में। जय भारत, जय हिंद।